नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौहान आपके साथ में फिर से हूँ अपने जीवन की सबसे दर्दनाक घटना को लेके, जिसमें रिकवरी एजेंटों के कॉल भारत पे और दूसरे लोन के रिकवरी कॉल जिन्होंने हमें प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित ही नहीं किया, मेरे जीवन का सबसे बुरा डिसीजन रहा इन ऐपों से लोन लेना। दोस्तों, मेरे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये अधिकार कौन देता है कि आप किसी को भी कॉल करके उन्हें परेशान कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी सोशल इमेज की ऐसी की तैसी करें और उनके कांटेक्ट में जितने भी मोबाइल नंबर हैं उन्हें कॉल करें। मेरा सीधा सवाल है उन रेगुलेटरी संस्थाओं से जो इनको कंट्रोल करती है कि इन्हें ये अधिकार कौन देता है कि आप किसी के मोबाइल से नंबर निकाल के आप किसी को भी फोन करें, और फोन करें तो ठीक है, आप बदतमीजी करें, आप गाली दें, आप मिसबिहेव करें, आप उनसे बोलें कि आपको गारंटर बनाया है, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, हम आपके बाप से भी ले लेंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये रहा कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक क्वेश्चन मार्क उन संस्थाओं के ऊपर भी है जो इन्हें रेगुलेट करती है। क्या इन्हें ये अधिकार है कि ऐसा कुछ करें? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने भारत पे से लोन लिया, हम कोई भी कार्रवाई करें तो पहले तो किसी भी कोई ऐसे लीगल या हेल्पलाइन नंबर है नहीं है जिन पे हम डायरेक्ट कॉल करके ऐसी शिकायत कर सकें और ऐसे लोगों को रोक सकें, और अगर है भी तो बहुत छुपे हुए हैं जो कि नहीं दिखते। आरबीआई से भी कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है जब आदमी मुसीबत में होता है, और ऐसे लोग जीवन को बद से बदतर बना देते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का घर बिक जाता है और बहुत सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों में से एक मैं भी हूं। इन लोगों की वजह से मेरे व्यापार खत्म हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई तुमने पैसा लिया तो वापस क्यों नहीं किया? और बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अगर मैं किसी से पैसा लेता हूं तो मुझे वापस करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। लेकिन ये पूरी घटना एक लंबी कहानी है, और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मैं भारत पे वालों के लोन रीपे क्यों नहीं कर पा रहा था, ऐसी क्या परिस्थितियां क्रिएट इन्हीं लोगों ने की। दो चीजें होती है, यदि हम हमारी तरफ से लोन ना दे पाए तो हमारा फॉल्ट है, और यदि हम दे रहे हैं और देने को तैयार हैं, किसी कारण से हमारा डिले हो रहा है, उसके बाद भी ये लोग ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों इसमें गलती किसकी? चलिए मैं अपनी कहानी के माध्यम से मेरे सारे व्यूअर्स को, मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे सारे परिचितों को और मेरे शुभचिंतकों को, और सबसे ज्यादा जो मेरी बुराइयां करते हैं उनके लिए ये कहानी है। दोस्तों, मेरे जीवन की सबसे बुरी घटना रही कि मैंने भारत पे ऐप से लोन लिया। चलिए इस घटना के थोड़े पीछे ही आते हैं कि किन परिस्थितियों में हमने ये लोन लिया। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे चल रहा था। नॉर्मली होता क्या था, हम भारत पे पूरी पेमेंट लेते थे। इन्होंने शुरुआत में क्या किया, 12% इंटरेस्ट देते थे, तो हमें लगता था कि हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें, इससे अच्छा इनके अकाउंट में रहने देते हैं, 12% इंटरेस्ट आता था। दोस्तों बहुत छोटा अमाउंट होता था। यदि आपके अकाउंट में 10,000 कलेक्शन आया है तो उस पर कितना होगा 1% में, और वो भी 30 से डिवाइड करो, लेकिन वो छोटा छोटा अमाउंट 5-5, 10-10, 20-20 रुपए, बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे फील होता था कि वास्तविक कमाई तो यही है। रूल्स बदल गए इनके, थोड़े से आगे बढ़े, फिर कहने लगे कि ऑटोमेटिक सेटल होगा, आपको खुद पैसा डालना पड़ेगा तो 12% देंगे। चीजें बदलती रही, लेकिन हम इन ऐपों के हैबिचुअल हो गए। प्रलोभन था कि ये 5-5, 10-10 रुपए हमें डेली बेस पे देते थे,
और ये कहते थे कि हम इंटरेस्ट देते हैं आपको। और हर एक ऐप की यही कहानी है। वो दुनिया का कोई भी ऐप हो या कोई भी कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या कुछ भी हो, वो आपको एक छोटा सा प्रलोभन देता है, 2 5 10 रुपए का कैशबैक ऑफर देता है या इंटरेस्ट का ऑफर देता है या डिस्काउंट का ऑफर देता है, और आप उस दलदल में एंट्री कर जाते हैं। और जैसे ही आप हैबिचुअल होते हैं, ये लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अब कहानी ये आती है कि किसी ने मजबूर नहीं किया था हमें कि हम इनको यूज करें, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसे सिनेरियो या एक ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी थी कि हम इन लोगों को यूज करें। होता ये है कि हमें रूटीन में 1,50,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, तो ये लोग बिना कुछ फॉर्मेलिटी के 1 क्लिक पे हमें अमाउंट दे देते थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों लग रहा था? कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, इससे पहले क्या होता था, दोस्तों से मांगो, रिश्तेदारों से मांगो, किसी से मांगो, बहुत बुरा लगता था। इन ऐपों के माध्यम से हम छोटी छोटी जरूरतें, 1,50,000 रुपए की जब इमीडिएट कोई खर्चा आता था, तो हम इधर उधर नहीं जाके इन्हीं ऐपों के माध्यम से अमाउंट ले लेते थे। अब शुरुआत में क्या होता था दोस्तों, छोटा अमाउंट होता था, मिनिमम ईडीआई होती थी, पे करना बहुत आसान होता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग पे नहीं करते थे, ये लोग किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, ना कॉल आते थे ना कुछ होता था। कई बार ये होता था, कैजुअली कस्टमर केयर से कॉल आता था कि सर आप अपनी ईडीआई पे करिए, क्यों नहीं कर पा रहे। हम लोग बहुत फॉर्मली बोल देते थे कि यार थोड़ा इशू है, ऑफिस बंद है, 5 दिन की छुट्टी है, ये है वो है। ये लोग बोलते थे ठीक है सर कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि रिकवरी भी इतनी बुरी हो सकती है। अब दोस्तों, ये घटना है मई जून की। गर्मियां पीक पे थी और हम थे एम्स हॉस्पिटल में। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं रूटीन चेकअप करवाने गया था। रूटीन चेकअप करवाते करवाते मेरी वाइफ का मोबाइल मेरे हाथ में था। कुछ मुझे थोड़े से अमाउंट की जरूरत पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार भारत पे से ही अप्लाई कर देते हैं। और यहां तक हम हमारे सारे लोन हमारे ऐप के थ्रू लेते थे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ी सी दुर्घटना कर दी हमारे साथ में। एक बार क्या हुआ, मैंने 1,00,000 रुपए भारत पे से लिया था। इनका एजेंट आया था, उसने मिसकम्युनिकेट किया और इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 0.1 का था। हम थे, डरते किसी के बाप से नहीं थे। हमने भारत पे की ऐसी की तैसी कर दी, हमने ईडीआई भरना रोक दिया। 4 5 दिन बाद मेरे पास सुबोध करके एक व्यक्ति है, उनका कॉल आता है। मैं उन्हें अपनी बात बताता हूं, तो मुझे ये बोला गया कि सर आप है ना इशू क्रिएट मत करिए, आप बताइए कितना पैसा एक्स्ट्रा लगा है, वो हम आपको मैनेज करवा देते हैं। जिस व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, वो व्यक्ति बोले कि सर आप उतना पैसा मुझसे ले लो। लेकिन मेरा कहना था कि नहीं, तुमसे क्यों लो, तुम लोगों ने कमिटमेंट करके गए थे कि इतना इंटरेस्ट रेट होगा और नहीं हुआ है, तो मैं क्यों आपकी बात मानूं। तो दोस्तों, मैं ईगो में था और मैं अड़ गया इन लोगों से। ये लोग भी एटीट्यूड में थे। इनने कहा कि देखो फालतू बातें मत करो, तुमने लोन लिया है तो लोन तो जमा करना ही पड़ेगा, और अगर इतनी ही कुब्बत है तो अभी के अभी वापस कर दो। दोस्तों, डायरिंग थी, पैसा था, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था। मैंने 1 सेकंड भी नहीं लिया और इनका पैसा वापस कर दिया। 1,00,000 रुपए लिया था, 99,000 रुपए से भी कम मेरे अकाउंट में आया था, और 1,07,000 रुपए इनको मैंने लगभग दिया। मेरे पास हिस्ट्री है इसकी। 15 दिन भी मैंने इनका पैसा यूज नहीं किया था। हुआ ये कि इनने बोला कि रिमेनिंग अमाउंट 58,000 जो आया है आपके अकाउंट में और 2-3 हजार रुपए आपने डाला है, इसको माइनस करके आप मेरे अकाउंट में डाल दो। मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर क्या था, लेकिन मैंने 1 सेकंड न लेते हुए उनके अकाउंट में अमाउंट डाल दिया। और इत्तेफाकन ये हुआ कि उसी टाइम पे बहुत सारे स्टाफ, मतलब ऑफिसों में क्यूआर रखे होते तो कहीं से कुछ फीस आई होगी, तो वो फीस बच्चों ने क्यूआर पे करके चले गए। मैंने जब रिकवरी एजेंट से बात की कि यार ऐसा हुआ है कि वो फीस पे हो गई है और मैंने तुम्हें अमाउंट भी डाल दिया है। अब हुआ ये कि इन्होंने मेरे अकाउंट में, जब मैं पैसा डाल रहा था, अपने भारत पे अकाउंट में पैसा डाल रहा था, तो इन्होंने उस अकाउंट से सेटलमेंट नहीं किया। और ये पूरी सेटलमेंट की बात हो रही थी अनमोल जी के साथ में। अनमोल जी कोई बड़ा व्यक्ति है, इस रिकवरी टीम का कोई हेड है।
ये बात हमें अनमोल जी ने खुद ने बताई थी कि सर हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना अमाउंट ले लो। तो इन्होंने मुझे कोई एक नंबर दिया, अकाउंट नंबर, और उस अकाउंट नंबर पे मैंने पेमेंट डाल दिया। ऐसा माना जाता है इनकी ये लोन आदित्य बिरला ने मुझे दिया था, भारत पे गया था। और आदित्य बिरला के पास मैं जाता हूं तो वो कहते हैं कि भारत पे ने दिया था। भारत पे से बात करिए, और आदित्य बिरला और भारत पे के बीच में मैं गोल गोल घूम रहा हूं लगभग लगभग 4 सालों से, कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी एक नया मोड़ लेती है यहाँ पे। तो अब आप समझ सकते हैं इनने क्या किया, मुझसे अमाउंट ले लिया, और मेरे ऐप में शो करता है कि मैंने अमाउंट पेड कर दिया, लेकिन मेरी सिविल में आज भी दिखाता है कि वो अमाउंट मैंने पे नहीं किया है। आदित्य बिरला का कभी भी मैसेज आ जाता है कि आप पेमेंट करिए, लेकिन यहाँ पे किसी का भी कोई कॉल आज तक मेरे पास नहीं आया। तो लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि मुझे भारत पे ने फिर दोबारा लोन नहीं दिया। हालांकि मुझे ईगो प्रॉब्लम है तो मुझे इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और इतनी कोई जरूरतें भी नहीं थी इन लोगों से कि मैं लोन लूं। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि भारत पे के इस घटना के बाद मैंने और छोटे छोटे लोन अप्लाई किए, तो वो लोन मेरे सक्सेसफुली हो गए। तो वो लोन जैसे ही मेरे होते हैं तो मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आती, तो मैंने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम निकल के आया था, अनमोल। मुझे नहीं पता इनका एक्चुअल क्या नाम है, ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये नाम आगे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब मैं एम्स में बैठा हुआ था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरे घर में बच्चा होने वाला था। मैंने एक कैजुअली एक लोन अप्लाई किया था कि 1,50,000 रुपए ले लेते हैं, और मेरी वाइफ मेरे अकाउंट से होना नहीं था, तो मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट से एक लोन अप्लाई किया। वो लोन दोस्तों हो गया, लेकिन जहां मेरी सोच थी कि 1,50,000 रुपए लेना है, भारत पे ने मुझे 7 लाख ऑफर किया, और वो लोन मैंने ले लिया। यहां पहली बार ये मैं फाइनेंशियली मिस्टेक, ये मेरी जीवन की बहुत बड़ी मिस्टेकों में से एक मिस्टेक थी जो मैंने की। अब आपके मन में ये आ रहा है कि 7 लाख रुपए लिए थे तो दिए क्यों नहीं? दोस्तों मेरा पैसा पूरा दे रहा था इन लोगों का। मैं उस समय पे अपनी 6 ब्रांचें चलाता था लाइब्रेरियों की। मुझे लगा कि 6 ब्रांचों में से 2 ब्रांचों में भारत पे का क्यूआर रख देते हैं, 1500-1500 रुपए आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो लाइब्रेरी चलाते हैं, जो लाइब्रेरी ओनर है, उन्हें पता है कि दिन का कलेक्शन कितना होता है। तो भारत पे का 3,000 का कलेक्शन 2 लाइब्रेरियों से जाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। टाइम गुजरता रहा, कुछ अमाउंट कम हुआ, कई बार 3,000 नहीं आके 2,500 आए, तो वो थोड़ा थोड़ा ड्यू होता रहा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इस टाइम पीरियड में मेरे घर में बच्चा होता है और मेरी वाइफ गांव चली जाती है। मेरी वाइफ भारत पे के फोन नहीं उठाती थी। उनका ये कहना था कि ये बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। तो एक दिन मैंने भी बोल दिया कि मत उठाया करो, और ये मेरे जीवन की थोड़ी सी बड़ी गलती रही, क्योंकि अगर मेरी वाइफ का मेरे पास कॉल आता कि यार वो बहुत परेशान कर रहे हैं तो पैसा डाल दो, तो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करके कुछ ना कुछ मैनेज करते हुए पैसा डाल देता। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये थी कि वो घटना पूरी नहीं हो पा रही थी, और वो चीजें मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, और यहीं पे एक दलदल में फंसता जा रहा था। लगभग लगभग 2 महीने 3 महीने हो चुके से इस घटना को, और भारत पे का लोन की ईडीआई बढ़ती जा रही थी। और इसी टाइम पीरियड में दोस्तों भारत पे की रिकवरी टीम ने पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बच्चा नहीं होगा जिसको फोन लगा दिया एक ही दिन में। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम बुरी दिन था कि मेरे पास कुछ फोन आए। बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया, बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। ये बात हमें बहुत बाद में पता चलती है।
बाद में पता ऐसे चलती है कि हम एक किराने की दुकान पे जाते हैं जो कि हमारे बगल में था। वो भैया बोलते हैं कि भैया आपके यहाँ से फोन आता है, आपके नाम पे फोन आता है और वो बोलते हैं कि उन्होंने पैसा लिया है और आपको गारंटर बनाया है, तो आप पैसा दो। तो मैंने कहा फिर आपने क्या बोला? तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपको जानते हैं, आपके लिए थोड़ा बहुत पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये साले बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे लगा किसी का फ्रॉड कॉल था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमारी लोकेशन की आसपास की जितनी भी लोकेशन थी उन्हें फोन लगाना स्टार्ट कर दिया। हमारे लिए बहुत शौकीन था ये। फिर हुआ ये कि एक दिन मेरे साले का कॉल आता है मेरे पास और वो कहता है कि जीजा जी कुछ भारत पे वालों के फोन आ रहे हैं यार, किसी किसी के पास कुछ लोन वोन है क्या तुम्हारा? मैंने कहा हाँ है। मेरे लिए कोई स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, था मेरे ऊपर लोन। और ये कोई छुपाने वाली बात या प्राइवेसी की बात थी भी नहीं, क्योंकि लोन था तो था। और मुझे यहां तक इस बात का भी एहसास नहीं था कि अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है। यही भारत पे की टीम ने कुछ नोटिस वगैरह मेरी वाइफ को भेजे, जिसमें इन्होंने एक मैसेज में एक नोटिस टाइप का कुछ टाइप किया था। हालांकि इसका कोर्ट से कोई मैटर नहीं था और इन्होंने दिल्ली के कोर्ट का नाम लिख के भेजा कि इस कोर्ट में आपको पेश होना है। मैं और मेरे दोस्त बैठे थे। हालांकि हम नोटिसों से कभी डरते नहीं थे, सिविल सर्विस की तैयारी की है तो एक डेयरिंग अंदर होती है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, दिल्ली की कोर्ट में देखो क्या केस नंबर है। हालांकि वो केस नंबर मेरी वाइफ के नाम पे था, तो हम किसी प्रकार से कोई भी इशू नहीं चाह रहे थे। हमने कहा नेगोशिएट करके इसको खत्म कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा उस कोर्ट में कोई केस था ही नहीं। उस दोस्त ने, जो कि मेरा वकील दोस्त था, बोलते हैं कि चौहान साहब डरिए मत, ये लोग डराने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। केस होना एक बहुत लेंदी प्रोसीजर है और आपका इशू इतना क्रिटिकल नहीं हुआ है कि इन लोगों को केस करना पड़े। और कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये कभी नहीं चाहता कि उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए। तो आप रिलैक्स रहिए, आप अपना अमाउंट दीजिए, कुछ नहीं होता है। और कोर्ट में केस नहीं लगा है, ऐसा कोई भी नोटिस या कुछ है वो आपके खिलाफ ऐसा कुछ है नहीं है। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। लेकिन दोस्तों कंटिन्यूअस मेरे पास कुछ कॉल आने लगे। अब यहां कॉल इंपैक्ट हो रहे थे मेरे ससुराल पक्ष को। क्यों? क्योंकि मेरे वाइफ के नंबर, मोबाइल में जो नंबर थे वो अधिकांश नंबर मेरे ससुराल पक्ष के थे। तो भाभीियों को, सालों को, जितने भी मेरे वाइफ में 100-200 जितने भी कांटेक्ट नंबर होंगे, इस सब लोगों को कॉल कर रहे थे और बता रहे थे कि ये व्यक्ति को आप जानते हो, इन्होंने 7 लाख का लोन लिया हुआ है, ये वापस नहीं कर रही है। और ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक हुआ। अब इस घटना के बाद थोड़ी सी कहानी में एक परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन ये है दोस्तों कि मेरे जीवन में क्या हो रहा था। ये आपको पता है, पिछले वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि पैसा होता है, लेते हैं आप और देना होता है। लोन लेते हैं, देना होता है, लेकिन एक दिन में नहीं देना होता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। कुछ लोगों का पैसा मुझे 1 साल बाद देना था, कुछ लोगों का पैसा मुझे 2 साल बाद देना था और कुछ लोगों का पैसा मुझे 5 साल बाद देना था। लेकिन हुआ ये कि जब ऐसी घटनाएं घटित हुई तो सारा पैसा मुझे एक ही टाइम पे देने का प्रेशर आने लगा। दोस्तों घटना मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया कि मेरे भैया, लखन भैया मार्केट में कह रहे थे कि मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, मेरे ऊपर चॉइस का प्रेशर था, मेरी खुद की कुछ ईएमआईयां थी। ऐसे करके मेरे ऊपर 8 लाख का लाइबिलिटी थी जो मंथली में पेमेंट करता था। लेकिन यहाँ पे भारत पे ने एक नई यात्रा छेड़ दी और आप भी समझते हैं कि जिनका पैसा देना होता है वो कई बार हम नहीं कमा पाते हैं, तो हम इससे लेके उसको दे देते हैं। अब मेरे पास एक ऑप्शन खत्म होना था कि मैं इससे लेके उसको दे दूं। मैं बहुत कैपेबल व्यक्ति हूं हर चीज में, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है और
खुद से भी मैं बहुत कैपेबल हूँ। ये मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार जानते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं है। हम 5 मिनट में भी कितना भी पैसा अरेंज कर सकते थे, लेकिन हमसे छोटा छोटा पैसा अरेंज नहीं होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो मेरे घर में बहुत सारे इशू चल रहे थे, इशू इसलिए चल रहे थे, यहाँ तक लखन भैया की बात घर तक पहुंच चुकी थी और इस पर डिस्कशन हो रहा था कि उनके विवाद को सुलझा लो, रिश्तेदारी की बात है, अच्छा नहीं लगता। मेरे मामा ने भी लखन भैया से बात की थी, हालांकि उन लोगों ने कभी इस बात का मुझे जिक्र नहीं किया कि उनकी क्या बात हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि आपस में विवाद मत करो, सुलझा लो, नहीं तो हमें बीच में आना पड़ेगा, वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। और ये बात मुझे बातों बातों में मेरे किसी परिचित ने बताई थी, लेकिन ये बात बताने का यहाँ पे मुद्दा नहीं है। तो लखन भैया के विवाद में हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे कि क्या होना चाहिए। अब मैं अपने घर से पैसा मांगना तो दूर, बता भी नहीं सकता था कि मुझे कुछ पैसे की इमीडिएटली जरूरत आ गई। दोस्तों, अब बात यही नहीं रुकती है। 2 इशू हमारे पब्लिक में थे। अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी से पैसा लेके किसी को दे दूं या किसी से उधार मांग लूं। मेरी तीसरी बड़ी ताकत थी मेरा दोस्त या मेरा कजिन सतेंद्र, जिससे मैं पैसा मांग सकता था और ले लेता था मैं। लेकिन यहाँ ये हो रहा था कि सतेंद्र मुझे एक सजेशन दे रहा था जिस पर मैं घर में बता नहीं पा रहा था, तो मैं उससे भी पैसा नहीं मांग पा रहा था। और तीसरा पक्ष होता है ममयारा पक्ष, जिनसे आप पैसा ले सकते हो। मेरा ममयारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, 50 लाख भी मांगता तो वो मना नहीं करते, भले ही बाद में वापस ले लेते। लेकिन उनके साथ भी वो घटनाएं हो रही थी कि भाई इस पे ऐसा क्या हुआ कि इसके इशू आ रहे हैं। यहां तक चीजें कंट्रोल में थी, लेकिन कंट्रोल से बाहर जाने में देर नहीं लगने वाली थी। अब मैं ठहरा सिविल सर्विस एस्पिरेंट, और दोस्तों जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन्हें पता है कि वो हार नहीं मानते, नेवर गिव अप। मतलब कभी वो क्विट नहीं करते, वो संघर्ष करते हैं, वो लड़ते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद करने पे उतारू होते हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं होते। और मैं भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैं सोच रहा था कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरे इन घटनाओं के कारण, भारत पे के कंटिन्यूअस किसी ना किसी के पास कॉल जाने के कारण, मैं किसी भी व्यक्ति से अमाउंट मांग नहीं पा रहा था कि मैं इन लोगों को पैसा दे सकूं। अब दोस्तों आप ही बताइए कि इनको लोन वसूली करना था कि लोगों को बताना था कि मैं इनका पैसा नहीं दे रहा हूं। हो सकता है मैं उसी व्यक्ति से पैसा मांग के इनकी पेमेंट कर देता, उसको मैं बाद में पेमेंट कर देता, लेकिन इन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि मैं किसी से पैसा मांग नहीं पा रहा था। दोस्तों घर में नेगोशिएशन हो रहा था, दूसरे मुद्दों के इशू थे, घर से पैसा ले नहीं सकते थे, मम्यारा पक्ष भी इन्वॉल्व था इन इशू में, ससुराल पक्ष से पैसा मांगा नहीं जा सकता था क्योंकि कंटिन्यूअस किसी न किसी के पास पैसा जा रहा, फोन जा रहा था। तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से बोलूं कि यार 2-4-5 लाख रुपए मुझे उधार दे दो, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। चॉइस का प्रेशर था और 8 लाख का खर्चा था और इतनी बुरी परिस्थितियां हो रही थी। और जब इन लोगों के फोन और इन लोगों की मार्केट में चीजें हो रही थी, जिसमें लखन भैया और भारत पे का इशू बड़ा इशू था, क्योंकि ये लोग सब लोग ये बोल रहे थे कि हम पैसा नहीं देते। यहीं पे एक बहुत बड़ा दानव, जिसे बोलते हैं किराया, खड़ा हुआ था और एक नया मोर्चा खुलने वाला था जिसे मकान मालिक बोलते हैं। और दोस्तों मकान मालिकों ने, कुछ मकान मालिकों ने, सभी ने नहीं, बहुत सारे मकान मालिक मेरे बहुत अच्छे थे और उन्होंने हर बुरी परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। मैं केवल इशारा करता था कि आप जाइए, बाद में पेमेंट हो जाएगी, नहीं ये भी नहीं बोला कि नहीं अभी करो। लेकिन कुछ मकान मालिकों ने एक मोर्चा खोल दिया और मेरी लाइब्रेरी के अंदर आके बोलने लगे कि फीस मत देना, हम लाइब्रेरी खाली करवाएंगे, क्योंकि दूसरे इशू इनके नॉलेज में आने लगे थे। अब दोस्तों आप ही बताइए, मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे सारे परिचितों को, मेरे सारे मकान मालिकों को ये लोग बता रहे थे और कि ये पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं पैसा किससे लेके देता। और मेरे धंधे को भी इन लोगों ने इम्पैक्ट कर चुका था, जो कि चल नहीं रहे थे, तो धंधे से भी पैसा आना बंद हो गया था। तो स्वाभाविक बात है कि ये लोग ऐसे ट्रैप में फंसाते हैं और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कांड हो कि ये लोग पेमेंट ना कर पाए। क्यों? क्योंकि ये फाइन लगाते हैं।
और लाख रुपए देके 1.5 लाख रुपए वसूल करते हैं। और बहुत सारे ऐपों का आपको पूरी दुनिया को कहानी पता है। और मैं बस पहली बार और आखिरी बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि पहली बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए कि आप गलत है, और यदि मैं सही हूं तो लिखिए कि सही है। ये ऐप ऐसा ही करते हैं, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि हम इनकी पेमेंट ना कर पाए, ताकि ये लंबा चौड़ा फाइन लगाए, जो कि मेरे ऊपर लग रहा था। दोस्तों, बहुत दर्दनाक था मेरे रिश्तेदारों के पास कॉल जाना। हालांकि मुझसे आज तक टिल नाउ किसी ने ये नहीं बोला कि भारत पे ने क्या कहा। कुछ भाभियां थी मेरी जो मजाक मजाक में ये बोल देती थी कि जीजा जी बहुत ही बदतमीजी करते हैं। मैं बोलता था, देख लो तो सीख लो कि लड़कियां कितनी खतरनाक होती है, और तुम लोग बदतमीजी नहीं कर पाते। लेकिन मैं हर संभव कोशिश कर रहा था कि ये इशू को सॉर्ट आउट कर लूं। दोस्तों, यहाँ मेरे सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े सहयोगी जो बनकर सामने आए वो थे मेरे लाइब्रेरी के बच्चे। हर तरफ से मेरे रास्ते बंद थे, मैं किसी से पैसा मांग नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से ऐसे लग रहा था कि इसको किसी ना किसी इशू को पता था, जो कि दो ही इशू थे, एक लखन भैया का था, दूसरा भारत पे का था। तो इन्हें मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले ही किसी का पैसा नहीं दे रहा है, अपन और दे देंगे तो अपना भी डूब जाएगा। तो मैं किसी से पैसा मांग नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती हुई। मुझे उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार या किसी से भी एक बार बोल देना था कि आप परिस्थिति सम्मान पे आ रही है और ऐसा हो रहा है, मुझे 3-4 लाख रुपए वन टाइम में दो ना, मैं इनका सेटलमेंट या खत्म करता हूँ। लेकिन वो चीजें मैं नहीं कर पाया, और उसका परिणाम ये रहा कि मेरी 6 लाइब्रेरियों में से 5 लाइब्रेरियों में ताले डले। कुछ में मैंने मर्जी से डाले, कुछ में लड़ाइयाँ हुई, कुछ में संघर्ष हुआ, कुछ में मैं जीता, कुछ में मकान मालिक जीते। फाइनली ऑफ द एंड जाके मैंने सोचा कि जीवन बहुत छोटा है, संघर्ष में खत्म नहीं कर सकते। और लखन भैया ने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज मैं ऑफिस में बैठा था उनके, और मैं बोल रहा था, लखन भैया आप भैया हो मेरे। विवाद अपनी जगह है, रिश्ता अपनी जगह है, और इसकी हम दोनों ही मर्यादा का पूरा पालन कर रहे थे। पूरा इतना बड़ा विवाद हो गया, इतनी बड़ी संघर्ष हुए हम लोगों के बीच में, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। हम जब भी मिलते थे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे, और ये हमारी विवाद की सबसे अच्छी बात भी रही कि हमने एक दूसरे का सम्मान किया। तो हमारे बीच में कितने भी मनमुटाव रहे, लेकिन वो मनमुटाव ही रहे, कोई मतभेद या कुछ भी नहीं रहा। ना ही मैंने कभी चाहा कि लखन भैया का बुरा हो, शायद लखन भैया ने भी कभी नहीं चाहा कि मेरा कुछ बुरा हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बुरी घटना घटने वाली थी, लेकिन लखन भैया ने मुझे एक अच्छी सलाह दी कि देश, मैंने एक ट्रैक्टर लिया था, मुझे 1 लाख का लॉस हुआ था उस टाइम पे, और आज का वो 50 लाख होगा। और मेरे मुंह से भी निकल जाता है कि भैया लॉस तो मेरा भी बहुत बड़ा है। तो भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, शांति से बैठो, कुछ भी खत्म हो जाए, शांति से बैठो, फिर शुरुआत करना, और नई शुरुआत बहुत अच्छी होगी। और मैंने उनकी ये सलाह मान ली। और दोस्तों, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आपके दोस्त आपको सही सलाह दे या ना दे, लेकिन आपका दुश्मन आपको हमेशा सही सलाह देता है। तो मैं एक बात आपको यह सजेशन देना चाहूंगा, जब भी कोई नया रिश्ता बनाना हो या नए दोस्त चुनना हो, तो सलाह अपने दुश्मनों से जरूर लेना। क्यों? क्योंकि आपका दुश्मन इस बात से डरता है कि वो आपका दुश्मन है, यदि वो गलत बताएगा तो मैं उसे गलत कहूंगा, तो वो सही सलाह आपको देगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मैं ईएमआई पे नहीं कर पा रहा था, और इशू क्रिएट हो रहे थे। यहाँ बच्चे मेरे हनुमान बन के आए। जब मैं पूरी दुनिया से पैसा नहीं मांग पा रहा था, तो मैं अपने बच्चों से बोलता था। जब भारत पे का कॉल आता था कि अभी के अभी 10,000 रुपए डालो, नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदारों को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे, अभी 2 बजे तक अगर पैसे नहीं डाले तो तुम्हारे
तुम देख लेना हम क्या कर सकते हैं। और मैं डरा सहमा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे कॉल ससुराल पक्ष में ही आते थे। मुझे पता था कि अगर मैंने 2 बजे नहीं किया तो ससुराल पक्ष में चले जाते थे। कई बार मैं एटीट्यूड बता देता था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दिखाना, और ये लोग फोन कट कर देते थे। उसके बाद कंटिन्यूअस फोन नहीं उठाते थे। इसमें 2 चीजें और थी, फोन तो ये कभी किसी का उठाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके फोन लगते ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति की एंट्री होती है, अनमोल, जिसका नाम मैंने पहले लिया था। मैंने उस बच्ची से जो श्रेया शर्मा करके मुझसे बात करती थी, मैंने बोला अनमोल को मैं जानता हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं अब दोबारा अगर किसी को कॉल कर दिया। तो उसने बोला अच्छा आप अनमोल सर को के परिचित हैं? मैंने कहा हाँ हूं। और उसने जैसे ही थोड़ी सी वो ठंडी पड़ी, मैंने तुरंत अनमोल जी को फोन लगाया। मैंने कहा अनमोल जी मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम बताइए। मैंने कहा मेरी वाइफ को बच्चा हुआ है, वो गाँव में है, फोन नहीं उठा पाती है, और हो ये रहा है कि ये लोग है ना सब लोगों को कॉल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए। इतना कर दीजिए कि ये लोग मेरी वाइफ फोन नहीं उठा रही है, तो ये लोग मुझे फोन करें और जो भी इनकी समस्या है, जो भी इनकी बात है, वो मुझे बताएं। और यहाँ से बेटा एक ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू होता है। और सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि मैं पेशे से थोड़ा टीचर रहा हूँ, या मैंने कोचिंग संस्थान चलाई है, तो जब भी हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को हम बेटा शब्द यूज करते हैं, तो मेरे फ्लो में बेटा निकल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ करना। और हम लोग एडिटिंग करते नहीं है ज्यादा, आप लोग देख रहे हैं कुछ भी नहीं करते, एक आध फिल्टर लगाते और वीडियो अपलोड कर देते। और वीडियो बनाते टाइम हम टेक्नोलॉजी या बाकी चीजों का बहुत मिनिमम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कहानी सच्ची है, हमारी बात सच्ची है, तो हमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, बाकी सारी बनावटी चीजें करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कुछ कुछ चीजें यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ भारत पे ने हमारे साथ में ये किया, और हमने भारत पे का पूरा लोन रीपे किया। बस ये था कि इनके अगर 3,000 EMI है और 2,950 रुपए भी जाते थे, तो ये 50 रुपए के लिए भी वही प्रोसीजर फॉलो करते थे जो 10 लाख रुपए के लिए होती है। सभी को फोन लगाना, सभी को सब कुछ करना, और मेरा जीवन बस से बदतर हो गया था। मैं इतना गिल्टी फील करने लगा था, इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी मुझे मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं दुनिया का सबसे बेईमान आदमी हूं। क्यों? क्योंकि मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं। और ये जो जानवर टाइप के लोग थे, जिसे कर्ज बोलते हैं, मैं व्यक्ति को जानवर नहीं कहता हूं, मैं कर्ज को जानवर कहता हूं, वो मुझे खाने को दौड़ रहा था। और बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। मकान मालिकों ने भी एक नया मोर्चा खोल दिया था, घर वालों ने भी ये तय कर लिया था कि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन तू गाँव आ जा। मैं डरा नहीं और खड़ा रहा। मैंने कहा आई विल मैनेज, चिंता मत करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम में घर वालों ने मेरा कंधे पे कंधा मिला के साथ दिया, और किसी भी मोड़ पे मुझे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी इस टाइम पीरियड में घर वालों से कंप्लीटली बात होना बंद हो गई थी, बहुत कम बात होती थी। इस पूरे सेतु का या पुल का एक व्यक्ति काम कर रहे थे, वो थे मेरी बहन और मेरे जिया जी। कुछ भी बात उन्हें पूछनी होती थी घर वालों को, तो मेरी बहन के माध्यम से वो मुझसे पूछ लेते थे, और मैं इतना मजबूर हो चुका था कि मैं बताने में संकोच नहीं कर रहा था। हालांकि उन परिस्थितियों से हम जैसे तैसे निकले, और अब ये चीजें बताना बहुत जरूरी हो गया है पूरी दुनिया को और आप लोगों को, कि आप लोगों के साथ में ऐसा कभी हो तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और ये सीरीज बेटा यहाँ रुकने वाली नहीं है। मैं अपनी कहानी में आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा। 2-3 वीडियो और मेरे पर्सनल व्यू के होंगे, उसके बाद ये कहानी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और इसके बाद एक सीरीज शुरू करेंगे हम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कर्ज क्या होता है, कर्ज की दलदल कैसे बनती है, और फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी नॉलेज होगा मेरे अंदर, जो कि मैंने इतना पैसा डुबाने के बाद सीखा है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर ये मेरे अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं होगी, ये पूरे दुनिया के लिए होगी कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा क्या होता है, और पैसा कैसे आपको
आपको दिक्कत में डाल देता है। भले ही आपके लिए पैसा मायने ना रखता हो, लेकिन पैसा है आपकी बहुत सारी चीजों को आसान बना देता है और बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। और दूसरा हमारा मोटिव ये है कि हम ऐसे लोगों को हमारे साथ में इनवाइट करें जिनके साथ में मेरी तरह ऐसी ही परिस्थितियां घटित हुई है, या लोन के दलदल में फंसे हैं वो, या बिजनेस डाउनफॉल हुआ है, या कोई ऐसी संघर्ष की कहानी है जो वो बताना चाहें, तो उनका स्वागत है। हितेश चौहान यानी मैं उनकी पूरी कहानी को 1 घंटे प्रॉपर सुनूंगा और उनसे कुछ सवाल करूंगा, और वो अपनी बात को जो वो उस समय पे नहीं कह पाए जब उनके साथ में घटित हो रही थी, तो वो आके अब वो परिस्थितियां बता सके। ये सीरीज हम चलाएंगे इन फ्यूचर। 2 सीरीज हमारी कंटिन्यूअस चलेगी, जिसमें हम फाइनेंस पे बात करेंगे कंटिन्यूअस की, पैसा आता कैसे है, पैसे काम कैसे करता है, पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा डुबाते कैसे हैं, लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, ये पूरी कंप्लीट सीरीज चलेगी। वो एजुकेशन का पार्ट है, आपको सही लगे तो देखना, नहीं लगे तो मत देखना। दूसरा, उन दबे कुचले या परेशान लोगों की कहानियां हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएंगे, और जो स्वेच्छा से मुझे कॉल करेंगे मैं उन सभी लोगों की कहानी लाऊंगा। और दोस्तों, क्यों ये कहानी लाने के पीछे एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि मैं अपनी कहानी सबको बताना चाह रहा था, तो मैंने बड़े 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 प्लेटफॉर्मों पे कांटेक्ट किया, तो मुझसे ना बहुत सारा पैसा मांगा जा रहा था। कोई कह रहा है कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे, आपकी कहानी हम पब्लिश कर देंगे, आपको नेशनल स्टार बना देंगे। कोई कह रहा है कि एक कंप्लीट पैकेज दे दो, आपके यूट्यूब चैनलों पे हम मिलियन व्यू ले आएंगे, और मैं वो देने को भी तैयार। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बात बतानी थी। जैसा कि मैंने मेरी पहली वीडियो में कहा था कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रहा था, लेकिन कैसे, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, मैंने नेगोशिएट किया, मैंने बात की, तो मुझे पता चला कि ये बहुत महंगा प्रोसीजर है। ये इतना महंगा था कि आम आदमी अपनी बात दुनिया को नहीं बता सकता, और उसके पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं होते कि वो आप हमारे माध्यम, खुद के माध्यम से वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, और सबसे बड़ी बात, इतनी डेयरिंग नहीं होती कि वो पूरी दुनिया से अपनी बात बता के लड़ सके। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें भी वीडियो बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, बहुत सारे लोगों ने मजे लिए, और बहुत सारे लोग हंसे, और बहुत सारे लोग आज भी चर्चाएं कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन हमने वो डेयरिंग दिखाई कि हमारे साथ जो हुआ वो हमने बताया, और 2-3 वीडियो में और वो सारी परिस्थितियां बता दूंगा। मकान मालिकों के ताले, पार्टनरशिप इशू, और उसके बाद हम कंप्लीटली काम करेंगे एजुकेशन पे। एजुकेशन में हम एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं, सिद्धि फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिद्धि फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग आपको केवल और केवल पैसे की बात करेंगे, हाउ टू वर्क मनी, और एक सिमिलर एक और स्टोरी चलेगी इसके साइड में। हो सकता है दिन में, हफ्ते में, या महीने में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आएगी जो दबा कुचला हुआ व्यक्ति था, और उस समय अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा था। अब वो आके अपनी बात आपके साथ में शेयर करेगा। ये पूरा कंप्लीटली ऑडियंस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और उन लोगों का जो मन में कुछ दबा हुआ है, छुपा हुआ है, वो अपनी बात को बता देंगे। तो यहाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतने धैर्य के साथ में सुना।